अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम हमेशा ही अक्सर जो है वो इकोनॉमिक को ही जेर बहस लाते हैं और हम ये देखते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल किस नहज पे है। हमने जितने भी प्रोग्राम किए, गुज़िश्ता था पेविस्ता, उससे भी पेविस्ता, जितने भी प्रोग्राम थे उसमें हमने मुख्तलिफ ताजिर और सनतकार, जिसमें कि LSM वाले भी थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, SMEs भी थे इसके अंदर, और हमने इनके ख्यालात और इनके तजुर्बात और इनके मसाइब, इनकी मुश्किलात से हमने आपको आगाही दी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद जो लोगों की तवक्कात थी या जो उन्हें ख्वाब दिखाए गए थे वो सराब बने या नहीं बने, वो तो आने वाला मुस्तकबिल बताएगा। इसलिए कि किसी भी हुकूमत को 5 साल का अरसा दिया जाता है, गो कि अभी 1.25 साल के करीब गुजर चुका है और इस 1.25 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ साथ आवाम ने भी काफी मसाइब और मुश्किलात और सख्तियां झेली हैं और झेल रहे हैं। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि यह नाकाम हुकूमत है, बजट खसारा बढ़ता चला जा रहा है, रेवेन्यू जो APR को दिया गया था 5000 से ज्यादा, वो भी पूरी तरह रिकवर होने की जो है तवक्कात नहीं की जा रही है। IMF की टीम मुल्क में बैठी है लेकिन उनसे कोई भी मुआहदा नहीं हो सका। बिजली, गैस और दीगर चीजों की नर्ख को बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत को आखिरकार एहसास हो गया है कि मजीद अगर इनके नर्ख में इजाफा किया गया तो यकीनी तौर पर मुल्क में एक शदीद तरीन महंगाई का एक तूफान आएगा जो यकीनी तौर पर हुकूमत को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। क्या होगा आइंदा मुस्तकबिल में, इसी को जानने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम दर हकीकत में देखेंगे कि पस मंजर क्या है। इस प्रोग्राम को, इस महफिल को सजाने के लिए जिन मेहमानों ने आज हमारे साथ शिरकत की इस प्रोग्राम में, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, जो कि काफी मशहूर शख्सियत हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते रहते होंगे। तो आज हमारे साथ मेट्रो 1 टीवी चैनल पर ये बुरुजमान है। और शमसुल इस्लाम साहब ये एक्सपोर्टर भी हैं और माशी तजियाकार भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं इंजीनियर MA जब्बार साहब, जो कि मैं समझता हूं कि काफी से ज्यादा एक्सपीरियंस और मोताबिर इन्हें जो तारुफ दे रहे हैं इस वक्त वो है साबिक ये सदर रहे साइट एसोसिएशन के, इसके अलावा फेडरेशन में भी ये मेंबर के तौर पर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी काफी से ज्यादा ये फाल रहे। मेरे तीसरे मेहमान हैं इलियास मेमन साहब, मेट्रो की काफी ज्यादा जानी पहचानी शख्सियत हैं आप, और ये हैं सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। ये तीनों मेहमान नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं और हम मईशत पे भी, इकोनॉमिक पे भी और कुछ दीगर उमूर पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की मईशत पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने IMF और FATF के जरिए दबाव डाल रखा है, जिसकी वजह से हुकूमत पर मुल्क के अंदर माशी और सियासी दबाव है। यही वजह है कि पानी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफे के लिए दबाव है। इन्हीं वजूहात की वजह से मुल्क में शदीद महंगाई का तूफान बरपा है। GDP ग्रोथ तवक्को से भी कम, तकरीबन 2% की सतह पर आ गया है। APR को दिए गए रेवेन्यू टारगेट भी पूरा होने की तवक्को नहीं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अनकरीब एक मिनी बजट आने वाला है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने के अहकाम दिए हैं, लेकिन उसके असरात इंतहाई सुस्त रवि से आवाम को महसूस हो रहे हैं। मुख्तलिफ महंगाई को सब्सिडी तो दी जा रही है लेकिन ये मुस्तकिल हल कतन नहीं है। इससे हुकूमती खजाने पर बोझ पड़ने का अंदेशा है। एक आम इंसान को महसूस होता है कि हुकूमत अफरा तफरी का शिकार है, जिसका फायदा हुकूमत और हुकूमत से बाहर बैठे हुए माफिया चीनी, आटा, घी और दीगर अशय खोरवनोश की जखीरा अंदोजी करके या स्मगलिंग करके फायदा उठा रहे हैं, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। हैरतनाक अमर यह है कि अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। इससे कबल ही वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को इल्जाम से मुबर्रा कर दिया है। दूसरी जानिब APR की नक्श कदम पर चलते हुए अब सुई सदरन गैस कंपनी ने भी सार्फिन से उनके इस्तेमाल करदा यूनिट से जायद की बिलिंग करना शुरू कर दिया है, जिसका इल्म शायद अक्सर सार्फिन को नहीं है, जिसे इनडायरेक्ट यूनिट भी कह सकते हैं, जैसे कि सार्फिन को किसी भी अशिया में छुपे टैक्स का इल्म नहीं होता। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। छोटी सी रिपोर्ट थी, इसमें हमने चीज़ा नुकात डाले थे ताकि उसी को अहाता करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शमसुल इस्लाम साहब को, आपको ही दावत दूंगा। आप माशाल्लाह अच्छा तजिया करते हैं मईशत पे, और आप, मेरा ख्याल है कि शायद कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब इमरान खान साहब इलेक्शन से कबल आए थे, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो आप भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारी बातें हुई, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत सारी वादे भी लिए उनसे, उन्होंने वादे भी किए। 1.5 साल, 1.25 साल का अर्सा गुजर चुका है, हम कहाँ खड़े हैं? शुक्रिया बिलाल साहब, आप प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें,
कराची चैम्बर में जब इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब को खुद को भी पता नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लेकिन क्योंकि बिजनेसमैन का आपको पता है कि वो बहुत उनकी विजन बहुत दूर तक होता है और वो देख लेते हैं कि आगे क्या हालात होंगे। और हम चावल वाले हैं, हथेली पे 4 दाने डाल के देख लेते हैं कि चावल किस क्वालिटी में नया है या पुराना है। जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो वादों की बात तो उस वक्त ऐसी कोई नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि उम्मीदें बहुत थी कि बहुत ज्यादा जो है वो तब्दीली आएगी और पाकिस्तान को जो एक ऑर्थोडॉक्स निज़ाम ने जकड़ा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि जाहिर है जब ये अपोजिशन में थे तो बहुत हमने इनकी स्पीचेस सुनी थी तो ये लग रहा था कि शायद कुछ होमवर्क किया हुआ है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट इनको मिली तो उसके बाद से अब तक जो ऐसा लगता है कि जो उनके जो एक्सपर्ट थे, खास तौर पे जो उनके इकोनॉमिक विजन वाले लोग जो थे, मुआशी टीम जो थे, उन्होंने जो दावे जिस तरह से स्पीचेस में किए थे वैसे वो पूरा नहीं उतर सके। और बेसिकली मैं आपको खुली बात करने वाला आदमी हूँ, अगर हम कराची अपने अपनी मैशियत को दुरुस्त करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर डिपेंड करेंगे तो कभी बेहतर नहीं होगी, उसका बेड़ा गर्क हमने देख लिया है। इसी तरह से अगर आप किसी MBA से ये उम्मीद रखो कि मैं इकोनॉमिस्ट की तरफ भी आ रहा हूँ, अगर आप MBA को देखोगे, अगर वो MBA आपकी तरफ जो है कोई इकोनॉमी को बेहतर कर देगा तो वो नहीं करेगा। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो रियल इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो 60s में पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया और 70 तक पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, उसमें एक्सपोर्ट बनी, उसमें फैमिली भी तो शामिल थी। देखें जी बहुत सारे लोग थे, लेकिन पॉलिसी असल चीज पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन उसी दौर में आया। गंदम में आपके जो वीट का जो आप क्राइसिस जो आप फिर हो रहा है, ये उस जमाने में थी कि सरप्लस आपकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई। लेकिन डायनामिक्स के साथ हुकूमत को पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस आपका चढ़ता है, आपने 70s में आके इंडस्ट्रीज को पूरा वो ले लिया अपने कब्जे में गवर्नमेंट ने, वो तो एक अलग आपका डाउनफॉल हो गया। तो अब आपके इस वक्त जो है हुकूमत को चाहिए था कि उन सारे सिस्टम को तोड़ते जो पुराने थे, जो लीकेजेस की वजह कर, लेकिन वो नहीं किया। अब आपने टैक्स का कहा जी हमने इतना बड़ा टारगेट ले लिया, जब आप इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे ले जाओगे तो ग्रोथ तो आपकी बिल्कुल बंद होकर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो डिमांड टारगेट तो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया ना, इन पे तो थोपा गया ना। अगर आप टारगेट नहीं लेते तो IMF आपको कर्जा नहीं देता। देखिए पहली बात यह है कि मैं मेरा व्यू पॉइंट यह है कि कभी भी हमें पाकिस्तान को IMF में नहीं जाना चाहिए था, वो हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है। और आज देखें 6 बिलियन के लिए आपने कितनी अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया कि आपकी ग्रोथ जो है वो 5% से ऊपर जा रही थी, वो नीचे गिर के। लेकिन IMF में जाने के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दीगर माली इदारों का एतमाद बढ़ता है। आपको उनको रागिब करने के लिए IMF को तो पास जाना पड़ता था, जरूरी था। आपके सारे ताजिर सनतकार कह रहे थे कि IMF की तरफ जाना चाहिए। सोल्यूशन थे, लेकिन वो सारे इकोनॉमिक मैनेजर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जिनके नाम बड़े हैं, उन सब ने इसलिए कहा था क्योंकि सारे पेरोल पे या रह चुके थे या रहने की उम्मीद कर रहे थे। आपके पास सोल्यूशन था। बहरहाल जब आपके पास IMF में प्रोग्राम में गए तो भी आपके पास ये था कि रेवेन्यू बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप टैक्स नेट में जो लोग आप ऑलरेडी थे उन्हीं पे सारा बोझ ला दोगे तो वो बेचारा फिर उठने के काबिल भी नहीं रहेगा। यही हुआ कि आपकी इंडस्ट्री धड़ा नीचे गिर गई, आपका ताजिर, आपका ट्रेडर जो सारे के सारे नीचे बैठ गए। आपको चाहिए था कि वो लोग जो आज तक पाकिस्तान में टैक्स देने के कल्चर में नहीं है लेकिन VVIP प्रोटोकॉल लेते हैं, उनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, उनके पास 2-2 हज़ार गज के घर है, वो एकड़ के अंदर पंजाब में रह रहे हैं, तो क्या सिर्फ कराची ही टैक्स देगा? क्या सिर्फ लाहौर जो इतना बड़ा शहर है जिसकी आबादी कराची से बड़ी दिखाई गई है सेंसस में, उसमें टैक्स उसका कम आ रहा है? सबसे ज्यादा टैक्स कराची से दिया जा रहा है, तो क्या चंद शहर देंगे? आपका इस्लामाबाद में आता है, फिर आपका जो है आप देखें फैसलाबाद है आपके पास, जितना यहाँ से जाते हैं हैदराबाद से लेके आपका बहावलपुर ले, आप मुल्तान ले, आप फैसलाबाद ले, ये सारे शहर, हर जगह जहां मोटरसाइकिल चलाने वाला एक आदमी है वो टैक्स पेयर वहां पे होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है उनको नहीं टारगेट कर सकती। उसकी वजह ये थी, एक सवाल था कि मेरा ख्याल है कि मुझे याद अच्छी तरह की किसी हुकूमत अफसर ने कहा था कि आपके पास, बल्कि ये मुशीर खजाना हफीज शेख की जुमले थे कि कराची का रेवेन्यू जो टारगेट आपको ज्यादा इसलिए नजर आता है कि यहाँ हेड ऑफिस है। देखें हेड ऑफिस है जहां पर के हेड ऑफिस की वजह से आप कहते हो 67% रेवेन्यू है। आपके यहाँ पे हेड ऑफिस कम है। आपकी जो यहाँ की कराची की इकोनॉमी की जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कराची बेस्ड एक्सपोर्टर्स है वो यही हैं। आपके जो है हेड ऑफिस अब इस्लामाबाद में चले गए। बैंक्स के तो यही है ना, दीगर माली इदारों के कुछ चीजों के चले गए इस्लामाबाद, लाहौर, लेकिन ज्यादातर के हेड ऑफिस कराची में। लेकिन फिर भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी और सबको नेट में लाना चाहिए। आप कहते हैं नाकाम होगी हुकूमत? देखिए नाकाम क्यों नहीं होगी, जब आपके पास जो एक्सपर्ट्स आए हैं उनकी ये अहलियत ही नहीं थी कि उनको टैक्स कैसे लेना है। आपके पास FBR की वो अहलियत ही नहीं है कि ऑन ग्राउंड आके टैक्स कलेक्ट कर सके। आप बैठे एट सोर्स 85% एट सोर्स आप टैक्स इकट्ठा करते हो, तो क्या वो लोग जो आपको, जब एक टैक्स पेयर जब एक खड़ा होता है तो वो देखता है कि मैं तो धूप में खड़ा हुआ हूँ यूटिलिटी की बिल जमा कराने के लिए, तो मेरे सामने से कोई आया वडेरा बड़ी बड़ी गाड़ी में, या एक मलक के चौधरी आया, उसको गार्ड से भी तो अंदर गया
प्रोटोकॉल दिया, उसने जाके जमा करा के आ गया, ये तो और वो culture है टैक्स हमारा। पे नहीं करता। इस कल्चर को तोड़ना ही तब्दीली थी। अगर आपने वो तब्दील नहीं करना तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब्बार साहब, ये बात तो सुन लेना आपने। आप ये कहते हैं कि IMF नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि इस वक्त हुकूमत के पास FATF की एक ऐसी तलवार लटकी हुई थी कि FATF के पास तलवार लटकने की वजह से हुकूमत का IMF में जाना जरूरी था, ताकि जो मगरबी कुव्वतें हैं या दीगर कुव्वतें हैं उनका एतमाद आप पर बहाल हो। आप क्या समझते हैं? देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को एक पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले कॉन्सेप्ट में समझने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो लफ्ज़ है वो जब से ये WTO जो है इसके कामों के हवाले से और एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट के मुसावी और शफाफ होने के हवाले से जब सारे मुल्कों ने एक इज्तिमा किया, जी जी, तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने जो है वाज़े आई कि पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करती है। 100%। एक अच्छी पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी को डायरेक्शन देती है, और वो अच्छी पॉलिटिक्स जो है सबसे पहले जिसको कहना चाहिए कि उसके पास जो सबसे बड़ी एक डिमांड होती है वो होती है कि वो एक अच्छी गवर्नेंस लाए, और उस गवर्नेंस की किसी इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान में उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि एक अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट और एक अच्छी प्रोफेशनल गवर्नमेंट जो है उसको किसी तरीके से वो तख्लीक दे। ठीक है। अब हम वापस आते हैं कि होता क्या है। अगर आप पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ लेंगे, आप नवाज शरीफ वालों के पढ़ लेंगे, इनको आप स्कैन करेंगे तो वाज़े तौर पे आपको कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। सभी लोगों की कमिटमेंट क्या है, किस तरफ है, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में होनी चाहिए और हैं, कि किसी तरीके से इस गुर्बत के हसार में बढ़ते हुए रुझान को रोका जाए। बिल्कुल। अब उसको कैसे रोका जाए? अब उसको रोकने की बहुत थोड़ी सी जो है मेरा ख्याल है कि जिसको हम अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ग्रोथ अच्छी हो, हम कहते हैं जी हमारे पास रिजर्व जो है इस लेवल पे हो कि हम इंटरनेशनल सिस्टम के साथ जुड़े रहें और उनके गैर जरूरी दबाव को भी बर्दाश्त न करें। और हम जो है एक पर कैपिटा एक GDP का कि इसको हम यानी डिवाइड करते हैं, जो भी 208 मिलियन 220 हैं, पाकिस्तान में तो खैर फिगरों का पता नहीं पड़ रहा है मगर मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो 208 ही हम ले लें तो वहाँ पे कोई खातर खा एक तब्दीली आनी चाहिए। अब उस सारी तब्दीलियों के पीछे जो है वो जब मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन होती है, अब मैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे फिर ये सोचा जाता है कि आखिर बढ़ते हुए कर्जे, कम होते हुए रिजर्व्स और एक सफिशिएंट उतने पैसे ना होने के लिए जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल साख जिसमें आप इंपोर्ट कर सकें कागज के ऊपर, जिसको LC कहते हैं। जी जी, आपने उसके पैसे नहीं आपके पास। जब ये सारी चीजें खराब होती हैं और एक डिमांड बाहर से आपके एक्सटर्नल डिमांड्स आती हैं, मैच्योरिटीज हो रही हैं, और इसमें एक भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें सियासी तौर पर भी देख लीजिएगा कि आपको सरहदों की तरफ से भी दबाव है, इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, आपको फौजी भी अखराजात भी देखने हैं आपने, ये भी एक दबाव है आपके ऊपर। चूंकि पॉलिटिक्स को तो मैंने आपको पहले कहा ना कि पाकिस्तान में ऐसे भी बेवकूफ आपको मिलेंगे, आई एम सॉरी टू यूज बेवकूफ का लफ्ज में एक्सपेंड करते हैं, मासूम कहते हैं आप उनको। मासूम कहते हैं, ऐसे लोग भी वो कहेंगे खास करके इंडिया के साथ ताल्लुकात के खर्ची सियासत को अलग रखें इकोनॉमिक से। तो बस सबसे पहली प्रेरिक्विजिट आपकी ये है कि आप इकोनॉमी को तब परफॉर्म करेंगे जब आप सियासी मामलात को कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल। EU कैसे बना, फ्रांस, इंग्लैंड, मुझे आप हिस्ट्री पढ़ लें, इन सारे लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात से वो सिर्फ किस हद तक थे कि उसका खून बहाने के पीछे थे। आप देखिए कि उन्होंने इस पॉलिटिकल सेटलमेंट को जब अचीव किया, इकोनॉमिक सेटलमेंट हुई। और मेरा ख्याल है फ्रांस और जर्मनी तो ऐसे ही थे जैसे इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अब हम वापस आते हैं हमारे मुल्क की तरफ, क्योंकि आपने थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जायजा ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, IMF में जाना चाहिए नहीं। मुझे शमसुल इस्लाम साहब ने जो बात कही, जी, मैं उसको चाहिए कि उसको थोड़ा सा और खोल दें। एग्जैक्टली, मैं आपको अब उस तरफ आ रहा हूँ कि बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं कि अक्सर आपने एक स्लोगन सुना होगा, जनरल बाजवा ने भी कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक ही चीज़ है, आपको याद होगा, और सेल्फ रिलायंस खुद इन्हिसारी जो है वो हमें एक किस्म का आज़ादी की लेवल की बरकरारियत को बढ़ाएंगे। दीज आर द टू फ्रेजेस। हम उस फ्रेजेस के तरफ अगर हम आ जाए तो हम पहले जब एक दौर में दाखिल हुए जिसमें नवाज शरीफ का दौर था या जरदारी ने शुरू किया, वो था CPEC।
आप यकीन करें कि यहाँ पे बगैर सोचे समझे आपको इतने मासूम लोग मिलेंगे जो कहेंगे विन विन सिचुएशन, ये हो रहा है, ये हो जाएगा। वो तो आज तक सुन रहे हैं विन विन कुछ सिचुएशन। किसी को एनालिसिस जो है, मैं आई कैन चैलेंज इन योर टीवी, किसी को बुला नहीं जो उसका प्रो हो, मैं तो उसके ऊपर लेक्चर्स देता रहता हूँ। अब आप देखें कि हमारी एक पॉलिटिकल एक सॉवरेनिटी की जो लेवल थी वो कुछ चाइना के हाथ में चली गई। इस सारे सरमाएकारी जिसको लोग भाई लोन्स नहीं, लोग कहते हैं सरमाएकारी है। अरे भाई आपने उनको 27% रिटर्न्स गारंटी किए हुए हैं, नहीं आपके पास मेरे कहने का मतलब सी पैक पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगा या नहीं करेगा? मेरे अपने ख्याल में कि विन विन सिचुएशन नहीं है। नहीं विन विन सिचुएशन ना हो, लेकिन पाकिस्तान को फवायद पहुंचेंगे या नहीं? 25-30 रुपए की बिजली लेकर अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फायदा पहुंच सकता है चीनी सरमाएकारी से, तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब आपके पास है। मतलब सी पैक के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके खिलाफ सी पैक के सारे प्रोजेक्ट्स, आई एम सॉरी टू से दैट देयर आर क्वेश्चंस ऑफ करप्शन, देयर आर क्वेश्चंस ऑफ ओवर इनवॉइस इंपोर्ट्स, there are questions of prudent utilization, there are questions of not employment of locals। पाकिस्तान में जब स्टील मिल बनी थी, आपको पता है स्टील मिल ने पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल सही। जब सोवियत यहाँ आए थे तो सोवियत ने सबसे पहले आपको पता है क्या काम किया? मैं IMF का वो सवाल का जवाब जरूर आपको दूंगा। जब सोवियत यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा, हम तो एक जवान इंजीनियर थे ना उस जमाने में, सोवियत ने कहा कि भाई ये हैं किताबें, इन किताबों में देखें कि कौन सी चीज पाकिस्तान बना रहा है, वो किताबें करें अलग, वो हमसे ना लें। आपकी तरक्की का राज यही कि स्पिल ओवर होना चाहिए इस प्रोजेक्ट से। उन्होंने दूसरा कहा कि जाकर देखें पाकिस्तान में कि क्या चीजें लोग बना सकते हैं, उसको भी अलग करें, और अगर बनाने की लोगों में सलाहियत है, आइंदा 5 साल इस ट्रांजिशन पीरियड जब तक बनता रहेगा तो उनको पैसे दे दें, एडवांसेस दें, उनको आप मजबूत करें कि वो चीजें बनाए। मैं नाम क्या आपको लूं, JB सैयद, ये वो, हमने 4 नट बोल्ट बनाते हुए देखा इनको। आप देखें इनमें स्ट्रेंथ पकड़ी। पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े डेवलपर्स ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से नाम सुनेंगे ना, ये स्टील मिल में जो है वो सब स्टेशनें बनाते थे पाकिस्तान के। अब मुझे नाम नहीं लेना है कमर्शियल, क्योंकि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि टाइम की भी कुछ लिमिटेड है, मगर हम IMF की तरफ आपके वापस मैं सिर्फ ये करूंगा कि मैं भी यही बात करूंगा, IMF की अपनी जब जाने की जो जरूरत थी, आई थिंक सो कि वो एक मजबूरी थी, वक्त का हालात। बिल्कुल आप समझते हैं? बिल्कुल सही, मजबूरी थी, और मेरा ख्याल में शायद कि ये बैनुल-अक़वामी दबाव भी था। हाँ, लेकिन एक मैं आपको इस मजबूरी के और थोड़ा सा एक छोटा सा राज तो नहीं है, बट मेरा ख्याल है कि जो एनालिस्ट हैं वो यही समझते हैं, अगर आपको इन्होंने जैसे कहा 6 बिलियन हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, पता नहीं कौन से सागरों में छुपी दोस्ती, क्या वो आपको $6 बिलियन नहीं दे सकती थी? 3 बिलियन दिया ना उसने। देखिए ना, आपको $6 बिलियन देकर IMF को सब्स्टिट्यूट कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कि जानबूझ के फंसाया गया। ऐसा नहीं हुआ। आपके दोस्त भी जो है ना, देखिए वो भी ये चाहते हैं कि आप फंसें। अमेरिका से आइसोलेट रहकर किसी तरीके से 6-7% ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है इंजीनियर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा अपना जाती रहा कि हम अभी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे SMEs के जो वो लीड करते हैं, सदर हैं ये तारिक ट्रेड अलायंस के इलियास मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इलियास मेमन साहब बड़े गौर से उन बड़े लोगों की बातें सुन रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि SMEs के हवाले से क्या उनकी अपनी जो वर्थ है, या वो क्या अपनी पॉलिसी से जो हुकूमत आपको बेहतर कर सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे से जब वापस आएंगे तो इलियास मेमन से ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं कि इनसे फिर मैं इलियास मेमन साहब से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दरख़्त करते हम दोबारा हाजिर हैं, और वक्फे से जाने से कब्ल जो गुफ्तगू हो रही थी, शमसुल इस्लाम साहब ने बात की, इंजीनियर M.A. जब्बार साहब ने बात की, ये चूंकि दोनों हज़रातों का ताल्लुक जो है एक बड़ी सनतों से है, तो इनके अपने मसाइल हैं, इनके अपने ख्यालात हैं। मेरे सामने जब जैसे कि मैंने वक्फे में जाने से पहले इलियास साहब आपसे बोल रखा था कि आपने दोनों की बातें सुनी, बड़े लोगों की बड़ी बातें, आप छोटे लोग हैं, SMEs हैं, तो SMEs की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस SMEs की प्रॉब्लम्स में मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो एक कन्वर्जन पैदा हो रही है, एक पेचीदगी हो रही है, वो सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ हो रही है। कि क्या वजूहत है कि अभी तक आप लोगों का मुआहदा भी हो गया इस्लामाबाद में, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, फिर उसके बाद आप लोग तो परेशान भी हैं? देखिए मेरी बात है, आप जो सब्बर जदीद साहब तो चले गए, तो आपको पता है सारी इन्होंने बातचीत करके गए थे,
और यकीन माने 10 नुकात 11 नुकात हमारे हमने लिखत पढ़त में आपको मतलब क्या नुकात है इसमें जो कुछ नुकात है सब कुछ निकाल लिया। मुझे जो यहाँ के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं यहाँ के जो अपने साजिया मेमन वगैरह हमने से मीटिंग हमने करी हुई उनको किसी चीज का पता ही नहीं है, कुछ चीज का मालूम जो मुआहदा हुआ था इस्लामाबाद में, हाँ उस मायदे को हमने दोहराया ये मायदा कहला मैंने 12 लाख का बिल है 10 करोड़ के हमारे पास तो मैंने जब आपके रिटर्न ये बात तय है ना, ये मुझे मेरी अपनी बताया कि 10 करोड़ तक की टर्नओवर को कोई टैक्स नहीं लगेगा, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे आप, इसके अलावा 12 लाख तक की बिजली का बिल होगा तो उसके बाद आप जो है इनके पास कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें मैंने कही है, जब मैंने आपसे मीटिंग करने से फायदा क्या जब आपके पास पता ही नहीं है। तो अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन क्या आते हैं जब नोटिस देके जा रहे हैं और आप दुकान देके जा रहे हैं आप सेल टैक्स में दाबी आप अपने डिवाइस रख लें, इसमें आप इसको बताएंगे किस तरीके से रखेंगे, छोटी दुकान बड़ी दुकान। अच्छा, उसके अलावा फिक्स टैक्स का जो मसला, फिक्स टैक्स का तो वो पैमाइश वाला तो नहीं, आप तो इस वक्त तुमको टैक्स ही कोई नहीं दे रहा, वो घबराए दुकानों की पैमाइश कर रहे हैं बाकायदा कितने स्क्वायर फुट की दुकान 1000 स्क्वायर फुट 500 मैंने चलो मैंने कहा 1000 वाले के 200 वालों का ज्यादा काम है। तो मतलब वो सस्पेंड कर दिया है या अभी आर्जी तौर पर? हाँ अभी बीच में मीटिंग करी थी, लेकिन हमने कहा आप जिसके पास एनटीआर नंबर नहीं है, जो टैक्स दिया हम आपको टैक्स दे, हम टैक्स से इनकार नहीं कर रहे। आप अगर गन पाइप पे टैक्स को टैक्स देकर जो देता है वो भी भाग जाएगा। तो आप लोग तो इलीगल माल बेचते हो यार। हम लीगल माल स्मगलिंग का माल मिल रहा है, हमारा काम ही नहीं है, हमारा वो जो काम है आपको बताओ हमारा काम ही नहीं है, वो हमारा। आपसे मुराद ये है कि जो दुकानदार कर रहे हैं, तो दुकानदार कर रहे हो तो सबको पता कौन कर रहा है, अफगान ट्रांजिट का माल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, किस लिए माल आ रहा है, तो क्यों खरीद रहे हैं? क्यों जब सभी खरीद रहे हैं। आप सूट पहने हुए क्या पहने हुए? नहीं मैंने तो पाकिस्तानी सूट पहने हुए क्या? मैंने अफगान ट्रांजिट से लिया तो लिया था बाहर से सूट, जितने भी लोकल जितने भी सूट वो लोकल, तो हम भी तो लोकल ही बेच रहे हैं मेरे भाई, लोकल ही बेच रहे हैं ना। ये मेरे भाई जो 70 अपनी जो लगी हुई है एजेंसियां उसको पकड़े, दुकानदारों को क्यों पकड़े? इलियास भाई मेरे आपने साथ रहा है कि आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक जो मतलब है, मैं मौजद के साथ बात कर रहा हूं, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं और आप कि वो कह रहा हूं कि बड़े लोगों में तो एक कराची चैंबर और फेडरेशन का झगड़ा है, एक अलग अलग है। आप में तो यार हर गली मोहल्ले की एक एसोसिएशन है, मैं तो खुद बोल रहा हर गली मोहल्ले की और तमाम जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं तो बोला मैंने आपने मुझे लाइन पे लिया तो मैंने आपसे क्या बात कही थी, आपकी मेरी सच बात निकली नहीं निकली, बात आपने लेने नहीं लिया था, नहीं कुछ मुझे बोला। ये गुस्सा हफ्ते की बात कर रहे हैं नाज़रीन की, जब हमने लाइन पे लिया था तो उन्होंने एसोसिएशन के कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो बातें भी की थी, सच बात बोली थी, सच कड़वी बात, सच है या गलत है वो मैं तो नहीं आप ऐसे करें सब्बर जैदी की जो मीटिंग में थे गवर्नर हाउस में, उन सब लोगों से पूछे कि ये बात आप मानते हैं, ये बात आप मानते हैं कि आप में इत्तेहाद नहीं है जिस वजह से हुकूमत आप लोगों से खेल रही है? इत्तेहाद होगी भी नहीं, कल आप इतना बड़ा कन्वेंस कौन था उसमें? हम आपने लिया आपने मीर साहब के बात बोला, आपने टेलीफोन से मेरे पर नहीं आया। हाँ, नहीं क्यों नहीं आया? मेरे टेलीफोन को किस चीज का डर खौफ है? आगे बात करता आपसे, बल्कि मेरे ख्याल है कि उन्होंने वादा किया था कि हम लाइन पे आएंगे, लेकिन नहीं कोई भी नहीं आएगा मेरे भाई। एसएमईज ये लोग हैं, आपसे जो बात हो रही थी, एसएमईज ये लोग हैं ना कि जो कि 25 अफराद 30 अफराद रख के कारखाना चला रहा है, ये वो लोग हैं जो कि एसएमईज जो कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। क्या समझते हैं कि जो हुकूमत के साथ जो शनाख्ती कार्ड की शराइत रखे गए सही है गलत है? देखें ये एक बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आप शनाख्ती कार्ड की बात करो, दुनिया में जो है कहीं भी CNSA यहाँ दिया जाए और बाहर की दुनिया में उनका NIC या जो भी उनका कार्ड होता है वो एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और उसका मिसयूज भी बहुत होता है। तो लोग कभी भी अगर आप कोई डिमांड करें, आप मुझसे कहेंगे कि बिलाल शम्स मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, मुझे CNIC नंबर भेज दो, मैं कभी आपको नहीं दूंगा, मुझे इतना भरोसा नहीं होगा क्योंकि इसकी बेस पे मेरे यहाँ पे फंदा भी लग सकता है। तो ये तो कहना ही गलत चीज थी। दूसरी बात ये कि हम लोग जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे आप पहले बात करते कि आपकी यूनिटी नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल पे चलती है और इन्होंने एसोसिएशन चैम्बर हर प्लेटफॉर्म पे उनको डिवाइड करके रखा हुआ है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया है कि हर शख्स डेढ़ इंच की मस्जिद बनाना चाहता है। जवाब साहब मैं ये बात थोड़ा सा लूंगा, मैं आपकी बात आपको जारी रखूंगा और ये बात भाई आपको भी अगर कुछ हो तो इंटरप्ट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड, आप भी कह रहे हैं, हुजूर तक ने कहा आपके भी यही ओन कर रहे हैं उनकी बात को। PI का टिकट लेने जाते हैं, एयरलाइन का शनाख्ती कार्ड देते हैं, रेलवे का टिकट लेने जाते हैं शनाख्ती कार्ड देते हैं, होटल के कमरे बुक कराने जाते हैं शनाख्ती कार्ड देते हैं, क्यों देते हैं? देखिए ये पाकिस्तान में जब से क्यों नहीं, मुझे सिर्फ टू द पॉइंट जवाब दीजिए कि जब इन सारी जगहों पर शनाख्ती कार्ड आप देते हैं, सिक्योरिटी, सिंपल आंसर, सिक्योरिटी लेते हैं ना। कल कोई अगर हादसा हो जाए जी तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आइडेंटिफिकेशन हो ना। मगर कमर्शियल सेल्स में पाकिस्तान
पाकिस्तान को अब छोड़ें, इन्होंने मुझसे ज़्यादा मुल्क देखे होंगे, आपने भी कुछ देखे होंगे। आप कोई चीज़ जब खरीदते हैं और बेचते हैं, बायर से कोई आइडेंटिटी मांगता ही नहीं है। क्यों? मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, वाई। यहाँ रुक जाए, मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, उसके बाद आप बता दीजिए। जी। बात यह है कि जब आपका परसेप्शन दुनिया में अच्छा नहीं है, आपका परसेप्शन अच्छा नहीं है, आप FATF के ग्रे लिस्ट में फंसे हुए हैं। ये शनाख्ती कार्ड की जो शराइत हैं, ये ग्रे लिस्ट की एक शराइत है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए आपको इस शर्त पे कबूल करना पड़ेगा, इवन कि $1 खरीदने भी जाएंगे तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। ओके, इसका मतलब यह है कि हमारा परसेप्शन सही नहीं है दुनिया में। जब आपका परसेप्शन सही नहीं है तो आपको तो कुछ ना कुछ उनकी बातें माननी पड़ेंगी। मैं बिलाल ऐसा नहीं है। ये जो ग्रे लिस्ट के बारे में उस दिन असेंबली में हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने कहा कि ये तरह मेहरबानी करके $10,000 को इधर से उधर ले जाने के लिए भी शनाख्ती कार्ड के शनाख्ती कार्ड नहीं, बाकायदे गैर कानूनी पहले नहीं बताया जाएगा, इलीगल। यहाँ पे एक फ्रेमवर्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? शफाफियत जो है गवर्नेंस में है ही नहीं। आप कोई भी मुआहदा करते हैं किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, अफेक्टी कौन है? आप हैं, मैं हूं, हमें तो पता ही नहीं। आप जब किसी से नेगोशिएट करने जाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। मैं आप कुछ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप जो शनाख्ती कार्ड की शर्त बोल रहे हैं, आप बोलो ना मुझे आप नंबर भेजो, SMS करो। भाई मैं क्यों शनाख्ती कार्ड दूं? मैं किस लिए दूं? आप बाकायदा काट के देते हैं। 99% शनाख्ती कार्ड देने को तैयार ही नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको खुद पता है कि कितना जाली काम होता है, कितनी प्रॉपर्टी जाली हो जाती है शनाख्ती कार्ड के ऊपर, वो कितनी क्या चीज आती है। और दुनिया में, मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी चले जाए, शनाख्ती कार्ड इलियास साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं आपकी सारी बात, एक मामूली से सिम सिम को लगता है, सबको लगता है। उसके बाद आम दुकानदार, आप ₹100 का सिम लेने के लिए आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं। मेरे भाई को शनाख्ती कार्ड सिक्योरिटी ना, तो यहाँ पर भी तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। बिलाल साहब, मनी लॉन्ड्रिंग क्या? मनी लॉन्ड्रिंग अब नहीं हो रही? अच्छा, मनी अभी नहीं हो रही? मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको बताऊं, अभी नहीं हो रही बायर से मनी लॉन्ड्रिंग अभी नहीं हो रही क्या? एक मिनट, उससे ज्यादा हो रही है। मैं आपको बताता हूं, तरीकाकार बताइएगा। बायर से जो है उसकी आइडेंटिटी दुनिया में कोई नहीं पूछता। क्यों? मैं आपको बताता हूं। इन नाउ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हवाले से बताता हूं। आप प्रोडक्शन को रोकना अगर चाहते हो तो आप बायर से उसकी आइडेंटिटी पूछना शुरू कर दो कि भाई आप ये जो चीज खरीद रहे हो, पैसा कहां से आया? शनाख्ती कार्ड तो दिखाओ, पैसा कहां से आया। आप अपनी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ये वो चीजें जो 50 साल या 100 साल तक वहां पे बगैर किसी पूछ गछ के चलती रही। मैं आपको एक और क्रूड मिसाल देता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं किसी को बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जब कोई आदमी मुसलमान शराब खरीदने जाता है तो उससे ये भी नहीं पूछते हैं कि यार मजहबी तौर पे ये चीज तुम नहीं खरीद सकते हो। वो तो एक खुला मुल्क है ना, उसकी जो है वहां पे तो आप क्या पूछते हैं कि तू क्रिश्चियन है मुसलमान है? क्रिश्चियन जो बेच रहा है आपको विस्की, शराब, वाइन, व्हाटएवर यू कॉल इट। जी, क्या कह रहे हैं बताइए। वो आपने CNIC की बात की, क्या इनके पास CNIC रिकॉर्ड नहीं है? पाकिस्तान में जितने CNIC बने हुए हैं, नादरा के पास पूरा रिकॉर्ड है और बकौल इनके FBR के कि इनके पास सारा डेटा आ चुका है जो नादरा के पास मौजूद है। इन्होंने गलत किया। देखिए, ये अपना सहूलत के लिए ऑफिस में बैठे बैठे, ये बात दूसरी हुई। अब नादरा के पास अगर अब्दुल जब्बार जाते हैं खरीदारी करने के लिए या बिलाल जाते हैं खरीदारी करने के लिए, तो नादरा को थोड़ी पता कौन मुझे जरा एक मिनट, मुझे अपने दोस्तों से इजाजत है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली ट्रेड रिफॉर्म्स वगैरह में तकरीरें करता रहा हूँ 99 से। थोड़ा सा आप गौर से सुने। हाँ। जब परवेज मुशर्रफ वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उस जमाने में मेरी तकरीर क्या थी? मैंने कहा देखिए, आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो आप जो सेलर है उसके लिए 2002 की बात हो रही है, जब उमर सीलिया ने हड़ताल की थी। उसके लिए आप रजिस्टर्ड बायर्स, अभी बोलते रहे बीच में, रजिस्टर्ड बायर्स तलाश कर रहे हो। मैंने पता है क्या दिया था उस जमाने में? मैंने कहा था कि मैं स्विस सदर्न गैस का डायरेक्टर भी था। मैं स्विस सदर्न गैस का डायरेक्टर था। मैंने कहा आपको तमाम हर कैटेगरीज की गैस की जो है, जो लोग ले रहे हैं, सारी लिस्ट वहां अवेलेबल है। 8 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वापडा, मैंने कहा सारी लिस्ट अवेलेबल है, 5 किलोवाट से लेकर सब है आपके पास। KBCA के पास रिकॉर्ड है कराची में।
मैं शम्स साहब से बात कर लेंगे। मैं आखिरी बात आपको बताऊं, हमारे यूसुफ अब्दुल्ला, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो 10-12 साल जो है वो यानी इस कमेटियों का चेयरमैन रहा। यूसुफ अब्दुल्ला कहता था कि यार इंजीनियर साहब, जब तक डेटा, हमारा डेटा बैंक नहीं बनेगा, वहाँ से हम लोगों को रजिस्टर नहीं करेंगे, तो ये मसला नॉन डॉक्यूमेंटेड का और प्रोड्यूसर के ऊपर जो इतना सारा हमने बोझ डाला हुआ है ऑडिटों का, कि बताओ किसके पास सामान गया था, ये नहीं रुकेगा। डेटा बैंक की बात, अब एक आखिरी बात सुन लें, 25/2000 ऑर्डिनेंस ऑफ सर्वे, मैं उसमें शामिल था। हमने कहा था बाबा एक ऑर्डिनेंस ले आए, बंद करें एक्टिविटीज को, घरों में जाएं, फौज का एक सिपाही, कस्टम और सारी रिलेटेड जाते थे घरों में और लोगों से पूछते थे उनके नाम क्या करते, किससे की बात कर रहे हो? 2000 सन की 25/2000। आज पाकिस्तान में हम 2020 में, यार बिलाल 2020 में है, हमने क्या किया? हम तो पता क्या चाहते हैं, हम किस किस्म, हम अफगान वार में फंस गए, इसके बाद हम ये माहौल चाहते हैं कि हम नोटिस इसको दे दें और ये बेचारा जो है उस नोटिस के दबाव के तहत जो है कुछ दे दे, कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर जी। देखिए बात सीधी सी, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। आपको वो पुश कार्ट, वो छोटे जो आपके जो साइड पे जो बैठे हुए, रोड साइड पे बैठे हुए बेचने वाले, रेडी वाले या कोई और भी, वहां से बिजनेस रजिस्ट्रेशन शुरू करें। आप उसको एक ठेले वाले को, आपको पता है कि रोजाना का ठेले वाले से जो पुलिस वाले 300 से 400 रुपए लेते हैं, ये आपने भी ऑन द स्पॉट सारी चीजें देखी हुई हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसको आप एक फीस दे दें कि हमने आपको 1000 रुपए में ये नंबर प्लेट दे दी, ये आपका नंबर है, और हर साल आपने 1000 रुपए देने हैं, तो अरबों रुपए आपका टैक्स इकट्ठा होगा पूरे। आप उन ठेलों वाले की बात कर रहे हैं, हर शख्स को स्टार्ट करें, पतारेदार, आपका रेडी वाला, आपका हर छोटा कारोबार करने वाला, पान बेचने वाला, अगर आप पान बेचने वाला रोज की अगर 10 लाख की सेल कर रहा है, क्या आप उसके साइज पे जाओगे? फिक्स टैक्स हो गया ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डेटाबेस, जैसे आपको ना डेटा जो है, डेटा इंपॉर्टेंट काम करता है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी पे खड़ी है। चलिए आप ये बात होनी चाहिए। एफबीआर में तकरीबन सारी काली भीड़ बनी हुई है, इसमें कोई आदमी मुखलिस आदमी नहीं। अगर मुखलिस आदमी तो खुदा की कसम 100 गुना टैक्स इनको मिल सकता है, लेन लग का टैक्स मिल सकता है। ये चाहते ही टैक्स मिले, इमरान खान को फेल कर देगा। तो आपको यारी बात, ये सब्बर दे दिया है कि आपने बाल नोच रहा था, हमने बात करी थी ना, ये क्या करेगा? खुद अपनी बगलों में फाइल ले लेके घूमता था, लोगों को काम करवाता था, वो क्या हमारी किस्मत करेगा यार? नहीं, बहरहाल ये तो इंसान की अपने ईमान की बात, ईमान की क्या, आपको पता आप बंदा टैलेंटेड है, बंदा टैलेंटेड है, सारे क्रेडिट। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन इमरान खान वो एक्सपीरियंस आदमी है, शफर एक्सपीरियंस आदमी है। क्या करा उसने? सबको क्लियर करवा दिया। अभी क्या बगल कोर्ट में अपना जाती रहा है कि नहीं, मैं सुन ले, सब्बर ज़ैदी ने अपने आलों को फाइलें क्लियर करवा दी, पैसे दिलवा दिए, खुद भाग गया। खैर ये आपके पास सबूत है? सबूत होगा ना, क्यों नहीं होगा? इनको इमरान खान को खुद को मेरा ख्याल है कि अगर कोई सबूत नहीं है तो हम ये बात नहीं, ये बात है यहाँ पे कि अगर सबूत नहीं है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप दोनों हजरात का, तीनों हजरात की काफी ज्यादा, आप कहते हैं कि एक आम आदमी को नीचे से ऊपर जो है ना आप टैक्स नेट में लेकर आए, फिक्स टैक्स ही कहेंगे हम उसको, 500 कर दें साल का, 1000 साल का कर दें। मेरी एक तजवीज़ है, सही है गलत है आई डोंट नो, आप जो भी, चाहे वो नाई का कारोबार करे, मोची का कारोबार करे, जो भी कारोबार करे, आप एक कानून बना देंगे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको इजाजत मिलेगी वहां पे कारोबार करने की। जब वो एक मोची, एक नाई, एक चाय वाला, एक होटल वाला जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा तो देन वो लाजमी का तो उस पे नंबर हो गया उसका। तो ये कानून आप लोग क्यों नहीं एप्लीकेबल कर? देखिए यही ब्यूरोक्रेसी आपकी जो 85% विदहोल्डिंग टैक्स, सोर्स टैक्स डिडक्शन कर रही है, और 24,000 की जो फौज है वो सिर्फ 20% इकट्ठा कर रही है। ये उसकी नाअहलियत इससे साबित होती है कि वो चाह रहे हैं कि CNIC भी दे दें, फिर आप उसको नोटिस भेजें। इससे बेहतर है कि आप डेटाबेस बनाओ और हर चीज से रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद फिर आप टैक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। अगर आप टैक्स नेट में आप इजाफा तो हुआ थोड़ा बहुत, ये बात तो नहीं हुआ क्या हुआ? आप GDP क्या बता 12% चले गए, आप 8% पे थे, 12% चले गए GDP में, आप टैक्स टू जो GDP। लेकिन बात वही है, जवाहर साहब मुझे सिर्फ इतना, ये शम्स साहब की बात की जो मैंने आपसे बात की, क्या आप जैसे कि दीगर ममालिक में होता है कि जब तक आप म्यूनिसिपैलिटी से, आप जब तक के वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इजाजत नहीं लेते आप कारोबार नहीं शुरू कर सकते, यही होता है ना? तो आप यहाँ क्यों नहीं लागू कर सकते? देखिए मैं ये कह रहा था कि टू द पॉइंट बात कीजिएगा। डेटा बैंक की लिंकेजेस भी यही थी कि जो अथॉरिटीज अप्रूवल्स देती हैं, जिन अथॉरिटीज
ने इजाजत दी है या जो अथॉरिटीज जो है वो इस किस्म के थोड़ी देर के लिए हम ला रही है कमर्शियल, कौन अलाउ करता है कि कमर्शियल कहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मेरे ख्याल अथॉरिटीज, हुकूमती अथॉरिटी। तो अथॉरिटीज ने इसका मतलब है कि उस कमर्शलाइजेशन की अप्रूवल दे दी है। इसका मतलब है अब टैक्स का मसला वहां से शुरू होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज। मगर जो खास बात है ना वो थोड़ा सा पाकिस्तान में आप समझने की कोशिश करें, वो ये है कि पाकिस्तान में सवाए, मैं तो 20 सालों से देख रहा हूँ, आप यकीन करें, हम सिर्फ टैक्स टू जीडीपी रेशियो और लोग आधो शुमार में घबरा देते हैं 17%, 20%, 25%। मगर अब आप अंदाजा लगाएं, बांग्लादेश जो है वो आपको पता है, वो कल को कहते थे कि टके के लोग हैं, हमारे पास पाकिस्तान में आज आपने जो 12% किया वो नहीं है। पाकिस्तान में 14.7% टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का हिस्सा है। ठीक है, बांग्लादेश में ये है 10%। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन जिससे खुशहाली आती है, वो है 29%। पाकिस्तान में 13% भी नहीं है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन पैदा हुई, कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी में बड़ा इजाफा हुआ। सारे के सारी सरमायाकारी ट्रेजरी बिल्स में हुई, ट्रेजरी बिल्स में हुई। और ट्रेजरी बिल्स में ये हुई कि दीगर ममालिक में जहां के 2 से 3% में उनको लोन मिलते थे, उन्होंने वहां से 2 से 3% में लोन उठाया और आपके 13.25% में उन्होंने लाके रख दिया हॉट मनी। देखिए, इसकी वजह भी है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं इंस्टेंट फूड चाहिए, उंडे लो और गर्म करके खा लो। हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो यही चाहते थे। उन्होंने एक्सपोर्ट्स जो होती है वो प्रूडेंट वे होता है आपका ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए, आपको खसारे को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। उनको अगर आप 5% का बोनस वाउचर दे देते तो आज आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 25-24 बिलियन पे नहीं बल्कि 35 बिलियन पे चली जाए। लेकिन वो नहीं किया और आपने 13.5% जो है वो हॉट मनी को शॉर्ट टर्म पे लाने के लिए 13.5% दे दिया। जिस दिन उन्होंने वो रकम निकाल ली, देखिए एक अलमिया और ये आप सुनिए कि आप उसका इंटरेस्ट कहां से देंगे? वो पैसा पार्क कर रहे हैं ना अपने पास, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या आप और मैं आज तक किसी से सूद पे कोई ऐसा पैसा लेते हैं जो किसी कारोबार में ना लगाएं? तो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री उठा के देख लें, आज तक आपके रिजर्व जो है वो अमेरिका में ही इस्तेमाल होते रहे, आपने तो सिर्फ अकाउंट में रखे हैं। आपको आज इसके ऊपर जितनी भारी टैक्स देना पड़ा, उसका इंटरेस्ट देते हैं टैक्स रेवेन्यू से, उसका आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका इकट्ठा होता है। तो आप तो एक ऐसा उसमें चले गए हो कि जहां पूरी कौम को आप जो है तकरीबन एक उसमें तबाही के दहाने पे ले आए हो। आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आप उसकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाओ, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाओ। पाकिस्तान का मॉडल जो है ज़रूरी इकोनॉमी है, आप उसकी ग्रोथ एग्रीकल्चर की जाए मुसलसल नेगेटिव में जा रही है। तो फिर आप कैसे सरप्लस पैदा करोगे? आपके पास गन्ना नहीं, आपके पास वीट शॉर्ट हो गई, आपके पास तो जो 4 मेजर क्रॉप है वही कंट्रीब्यूट करेगी ना। फिर आपने आज तक यही नहीं सोचा 50 सालों में कि जो हम खा रहे हैं वही एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में। वियतनाम मॉडल दे लो, आप बांग्लादेश मॉडल दे लो, आप दुनिया में जहां एक्सपोर्ट्स हमारे मुकाबले में जितनी थी 5-6 बिलियन 10 बिलियन की, आज वो 100 बिलियन पे चलेगी। टर्की आपके सामने है, सेम हमारे हालात थे, वहां पर भी फौज की प्रॉब्लम हुई थी, वहां पर उनकी भी इकोनॉमी का, आज वो 180 अरब पे पहुंच गए। हम क्या कर रहे हैं कि आज भी टेक्सटाइल को पूरी गवर्नमेंट भी वही कहती है जो दुनिया में नंबर 77 पे रैंक पे आता है। सबसे ऊपर आप गाड़ियों को देखें, ऑटोमोबाइल की, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है। सर ऑटो पे बात नहीं करूंगा मैं, ऑटो पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि ऑटो सेक्टर वाले जो भी बात कर रहे हैं, आई थिंक सो कि एज ए पर्सनल मैं समझता हूं गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं, आप जो बताया टोयोटा और आपके दूसरी जो गाड़ियां जो वो क्वालिटी दे रहे हैं, कीमतें कितनी है? 50-50 लाख रुपए क्या दे रहे हैं? यही तो कह रहा हूं कि जो क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट ने दिए नाअहली की पॉलिसी थी, वो तो रो गलत रहे ना। आपने आज तक ये नहीं कहा कि आप एक्सपोर्ट करोगे, आप तो कहते हो यहाँ जो भी आपकी गाड़ी जो मेरे इल्म के मुताबिक एपीवी गई बांग्लादेश में वापस भेज दी, बिल्कुल जाएगा क्योंकि आपने उनको मॉडल ही ज्यादा, उसके अंदर फीचर 11 लाख की हो गई। फिर तो मेरा ऑटो सेक्टर को छोड़ दे, ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की छाटी कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप ये देखें कि यार आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में जापानी लगा रहे, कोई भी लगा रहे, 500-600% प्रॉफिट। उस क्वालिटी की गाड़ी भी उस क्वालिटी की नहीं है, हर चीज एक्सपोर्ट करें, आपके पास सरप्लस है। अगर आप सिर्फ गंदम एक्सपोर्ट करोगे तो सरप्लस नहीं, अगर आप गंदम का पास्ता नूडल बनाओगे तो आपके पास सरप्लस बहुत है। आप अगर गंदम का आज तक देखें, आपके सूजी एक्सपोर्ट नहीं होती, नॉमिनल कहीं होगी, वीट आटा बहुत चोकर होते हैं, सूजी होता है, मैदा होता है। मैंने कहा ना, जब पास्ता नूडल की बात कर रहा हूं तो जो गंदम आपकी जो $250 की भेजी आपने, आटा आप $400 का अगर एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपकी $1000 $900 पे जाती है। ये चीजें तो छोड़ दे, आपके एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा मारा है भगवान ट्रांजिट ने, स्मगलिंग ने। क्या कहेंगे आप? एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट की अगर भगवान ट्रांजिट ने बड़ी स्मगलिंग की है, देखो बहुत ज्यादा। पॉलिसीज जो होती है ना किसी मुल्क में भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स दो होती हैं, डोमेस्टिक कॉमर्स
और एक आपका एक्सटर्नल कॉमर्स। एक्सटर्नल कॉमर्स की परफॉर्मेंस जो है वो है जिसमें मेरा अपने ख्याल में कि अगर हम मिलजुल के रोएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है पाकिस्तान में कॉटन जो है 4th या 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जी जी, आप तो छठे सदे पे चल गए। आप टेक्सटाइल एंड कॉटन का जो ट्रेड है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का प्रिसाइसली एक्जैक्टली $700-750 के दरमियान है, अरब डॉलर। आप कितने की एक्सपोर्ट कर रहे हो? $12 बिलियन की। आप सारा दिन सिर्फ सब्सिडीज के अलावा बैसाखियां चाहिए हमें, $12 बिलियन की एक्सपोर्ट, और आप किसी एक नाहल किस्म के पांच आपकी कॉटन बांग्लादेश लेकर वो तकरीबन $40 अरब की एक्सपोर्ट। बांग्लादेश कॉटन नहीं ले रहा, आप डायरेक्ट चाइना से कपड़ा ले रहे हैं। खुद कफील 4 या 5 चीजों में खुद कफील है, गंदम में, चावल में, चीनी में, कॉटन खुद कफील लेंगे नहीं हम लोग। 4th जी जी, खुद कफील है। 20% जी, 20% को $800 अरब से आप मल्टीप्लाई, दुनिया में 8वें नंबर पे, दुनिया में 8वें नंबर पे $12 बिलियन। आपसे कह रहा हूं, आपसे कॉटन लेके बांग्लादेश। अब आप बताइए, टाइम में खत्म, आप बताओ एसएमईस के जो भी प्रॉब्लम है जल्दी बता दीजिए। ऐसे प्रॉब्लम है टैक्स वाला, मतलब आप जुल्म हो रहा है, टैक्स को इजी कर दे, इससे डबल पैसे मिल सकते हैं, डबल। इन लोगों से आप, अच्छा एलएसएम जो बड़े वाले ताजिर सनअतकार हैं, उनसे आपको क्या मदद चाहिए? क्या हमसे मदद, हम इनके साथ ही है, हमारी मदद ही है, हमारे जैसे। ये लोग तो एसएमईस को इतना सपोर्ट नहीं करते। सिराज भाई सपोर्ट करते हैं। आप किसी एक आदमी का नाम क्यों ले रहे हैं? सिराज भाई की बात ही है ना, हम भी सिराज भाई के साथ हैं। हमारे सेल्स एजेंट्स हैं ये, हम तो साथ ही हैं। ये सेल्स करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। मेरी बात सुन, मैं आखिरी एक बात सुन ले मेरी बात। आप जो भी एफबीआर के बैठे हुए लोग सुन रहे हैं ये वाली बात को, इसको आसानी करें, और यकीन में कसम खा के बोलता हूं इनको 4 गुना टैक्स मिल सकता है। कोई शक नहीं। अगर जो आसानी नहीं करेंगे इनको टैक्स नहीं मिलेगा, तो कोई टैक्स देगा नहीं इनको। ये आ रहे हैं नोटिस, वैसे नोटिस से फायदा कुछ भी नहीं होगा। हमसे बोले हम उनको पैसे दिलवाएंगे आपको, हम इनको, मैं कुछ जो 20,000 को 40,000 दे, उसको 80,000 में टैक्स दिलवाऊंगा, कुछ लेन लो के टैक्स मिल सकता है। ये खामो खाम को पंगा कर रहे हैं, और इमरान खान को भी गंदा कर रही है, इमरान खान को गंदा कर रही है लोग टैक्स। ये चीफ जस्टिस ने कहा ना, गुलजार साहब ने कहा ना, 80% टैक्स डायरेक्ट, 20% के लिए एफबीआर में काली भेड़े नहीं है क्या? वो अपना खांचा नहीं देखते हैं, तो हर जगह होती है। जब तक इसको सही नहीं करेगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। टाइम खत्म होने वाला है। बिल्कुल, सेकंडों में बात कीजिए। आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि हमारी जो टैक्स मैनेजमेंट है ना, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, उसको कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए 13% मैन्युफैक्चरिंग है, 13% कौमी मजमूई पैदावार का, आप उससे 59% टैक्सेस ले रहे हो, वो परफॉर्म नहीं कर सकती। वो गाय भैंस बकरी बन चुकी है। दूसरी बात यह है कि आप टैक्स पेयर को चोर कहते हो, टैक्स पेयर को अरेस्ट करते हो। कभी आपने एफबीआर के करप्ट लोगों को लटकाया कहीं कि ये बड़ी बात है कि अभी जो उन्होंने लिया कि उन्होंने 2-4 अफराद को फारिग किए, वो तुरखम वाले मसले में 350 कंटेनर से बिना टैक्स के हवाले से टैक्स दे रहा है वो चोर है, जो टैक्स दे रहा है वो कुछ भी। अच्छा सुनिए, टाइम खत्म हो गया। आप एक बात सुनो जल्दी, जो टैक्स दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है। आप यकीन माने बिजली के बिल कितने गुना बढ़ गए, गैस का सुन, गैस का बिल जो पिछले साल जो हमारा 1500 2000 में 7,500 में गैस का बिल आया, 500% गैस के पैसे बढ़ा दिए। गैस का बिल इन्होंने कही। आप 3,000 का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो अभी जो गुफ्तगू हुई, इस गुफ्तगू की निचोड़ यही है कि हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो नाकाबिले अमल हैं, और यकीनी तौर पे जो स्टेक होल्डर्स, ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इन स्टेक होल्डर्स को जब आप इत्मीनान में नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पर जितनी भी इख्तलाफात है, जितनी भी बातें आ रही हैं, ये तमाम की तमाम आती रहेंगी। लेकिन चलते चलते मैं दोबारा गैस के हवाले से कह दूं कि नाज़रीन, हमारे इल्म में ये बात आई है कि SSGC जो है, जिस तरह के एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है मुख्तलिफ मसनूआत पे, आवाम को नहीं पता होता कि पेट्रोल पर कितना टैक्स है, डीजल पर कितना टैक्स है। इसी तरह SSGC जो सुई गैस का बिल दे रही है, उस बिल के अंदर जो प्रीवियस और करंट जो यूजेज होती है, उसके डिफरेंस पे जो हमें पैसे अदा करने पड़ते हैं, उसमें भी वो 5 से 6 से 8 यूनिट बढ़ाकर दे रही हैं। अक्सर आवाम को ये पता नहीं चल रहा है और वो पे कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक मसला है। नाज़रीन, जो भी है, बहरहाल फैसला आपका करना है कि हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इतनी ज्यादा तरक्की करे कि मुल्क पूरी दुनिया का एक सुपर पावर हो। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए बिलाल हसन को। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।